हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सुकृति श्रीवास्तव फ्रॉम ट्रूबा कॉलेज एंड आई एम टीचिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं सारे टॉपिक्स पे, जिसमें सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉडल्स, उनकी क्वालिटी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये सब बताया है। इस लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर का कैसे इवोल्यूशन हुआ, यानी टाइम के साथ साथ सारी टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, फ्रेमवर्क्स चेंज होते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। Evolution of the software structure part in software architecture। बेसिकली जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। जो चेंजेस हुए टाइम के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड हुई, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में हुआ है। अगर हम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द गुड ओल्ड मोनोलिथ वेयर मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिगिन देयर लाइफलाइन। तो मोनोलिथ से स्टार्टिंग हुई और उसके बाद मैं आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, है ना, आर्किटेक्चर इवोल्यूशन। थर्ड पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर पार्ट इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम गुड ओल्ड मोनोलिथ वेयर मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिगिन देयर लाइफलाइन। ये पॉइंट रिपीट हो गया, आई एम सॉरी। तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई? गुड मोनोलिथ से। ओके, मोनोलिथ जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, मोनो मतलब सिंगल, मोनो एक ही कंपोज होगा पीस में। मोनोलिथिक मींस कंपोज्ड इन वन पीस। मोनोलिथिक एप्लीकेशन स्टोर होल एप्लीकेशन इन वन बिग कंटेनर। वॉइस चेक कर लेती हूँ। एप्लीकेशन स्टोर whole application in one big container comprising of tightly coupled services। तो मोनोलिथ एप्लीकेशन में क्या होता है? पूरा जो एप्लीकेशन होता है वो एक बड़े से कंटेनर में होता है और सारी जो चीजें होती हैं वो टाइटली कपल्ड सर्विसेज होती हैं, है ना। तो monolithic application are built as single autonomous unit. It is traditional model for software in which structure is single and indivisible unit। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन जो होता है वो एक ऑटोनोमस यूनिट होता है और बहुत ही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक ही यूनिट होती है जिसे हम डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते। So it is called monolithic because the source code for the entire app was built in a single deployment unit like .war और .er। monolithic इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा जो सोर्स कोड है पूरे ऐप का वो एक ही बार में डिप्लॉय किया गया है ना, जैसे .war और er एक्सटेंशन है। The user project has started as a pre-sales project, a throwaway prototype or a university's assignment situation। अगर हम मोनोलिथ की एग्जाम्पल की बात करें तो जो आप फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में होंगे तो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर नहीं, जो आपके माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट होता है, तो उसे हम मोनोलिथ आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है। At these particular scenarios, you are not mainly focusing on high-end software architecture patterns and styles, है ना। तो बट यू विल बी ओनली फोकसिंग ऑन, हम किस पे फोकस करते हैं? मिनिमल वायबल प्रोजेक्ट, यानी कम से कम चीज़ों में हम सिचुएशन टू केटर to the client requirement as soon as possible, so as by moving into monolith architecture in this particular situation। Okay, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे हम करते हैं फोकस कि हम क्लाइंट रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकें, है ना। तो it is equivalent to running the application on personal computers. So all the required component for an application to run are on a single application or a server. So presentation layer, business layer and data layer are all located on a single machine of a software package। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली सारी चीजें जो हैं वो एक ही कंप्यूटर पे चलेंगी। सारे जो रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के चलने के लिए एक सर्वर पे,
तो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा लेयर वो एक ही मशीन पे लोकेटेड होता है ना। तो फॉर एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, MP3 प्लेयर हो सकता है या फिर MS ऑफिस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब मोनोलिथ ये है डेटाबेस से जो कि कनेक्टेड है पूरा आर्किटेक्चर। When many people try to get on board with the monolith SaaS application that we have created problems. Okay. तो जब बहुत सारे लोग उस सिस्टम को, कोई पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, कोई सा भी वेबसाइट डिजाइन की, फिर आप उसे अपाचे या टॉमकैट जो भी सर्वर होता है, जैम सर्वर होता है फॉर एग्जांपल PHP में, उस पर आप रन कर रहे हो, तो क्या होगा, कई सारे अगर यूजर्स लॉग इन करेंगे एक ही टाइम पे तो वो प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी, इश्यूज कौन कौन सी चीजें रिजॉल्व नहीं होगी, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, रेजिलेंस, ये सारी। तो इस सिचुएशन के लिए what is normally done is we identify which part of the module that users have been using more frequently and consequently take out the particular component from the initial module। यूजर कौन सा पार्ट बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा है फ्रीक्वेंटली और कॉन्सिक्वेंटली, है ना, और उस पार्ट को बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो उस पार्ट को हम निकाल देंगे जो भी पार्ट पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, जैसे यूजर काफी लॉग इन कर रहा है जहाँ पे पर्टिकुलर जो वेब पेज है या जो भी पार्ट है ना। तो अब इसके बाद फर्दर सॉफ्टवेयर में इवोल्यूशन हुए, चेंजेस हुए और भी मॉडिफिकेशन किए गए, क्योंकि क्या हो रहा था, इश्यूज हो रहे थे स्केलेबिलिटी और जो भी चीजें कि बहुत सारे यूजर्स लॉग इन कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जिस पार्ट में ज्यादा यूजर्स आ रहे थे उसको हमने सेपरेट किया और फिर कनेक्ट किया डेटाबेस। ठीक है, so we have exposed that separated component as a REST API. There our front end client can access it independently. तो हमने ये क्या किया है कि कुछ जो जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, जो लॉगिन कर रहे थे लोग, ज़्यादा रोल लोड बढ़ रहा था, तो उसे हम वेयर फ्रंट एंड क्लाइंट कैन एक्सेस इट, फ्रंट एंड क्लाइंट जो है वो उसे इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी इंडिपेंडेंटली है, यहाँ से भी इंडिपेंडेंटली। ओके, तो हियर इन दिस केस अवर फ्रंट एंड clients have to maintain two endpoints, दो endpoints मेंटेन किए, one pointing into our main monolith और जो दूसरा है वो न्यूली क्रिएटेड, है ना, जो नई क्रिएटेड सर्विसेज को है वो पॉइंट कर रहा है और जो पहले से ही क्रिएटेड है उसको ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, बहुत सारा यूजर्स का ट्रैफिक आने लगा था हमारी वेबसाइट पे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ आर्किटेक्चर आया। लेकिन फर्दर अब डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें थी। इन द डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ आर्किटेक्चर वी one by one take out all the parts from the main monolith and eventually spin up independent services as shown in figure. Yeah. So by definition, distributed monolith is an application deployed as a microservice, but it is built like a monolith. Okay. तो ये माइक्रोसर्विस जैसा दिख रहा होगा, पर ये ऐसा है नहीं। इन दिस केस it could be that front end clients need to maintain separate endpoints for each independent service and database is shared as well, है ना, तो वो हम देख चुके हैं। बट माइक्रो सर्विसेज अलग होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ अलग होगा। अब इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे हम ये पढ़ेंगे। तो one of the drawbacks of this type of architecture is that in the deployment process, it would be a bit troublesome as all components have to be deployed or released at once since the database is shared in between the services। सारे components जो होंगे वो deploy होंगे, है ना, और रिलीज या फिर रिलीज होंगे एक ही टाइम पे, क्योंकि डेटाबेस जो है वो शेयर्ड है ना। ऑल्सो टू ओवरकम फ्रंट एंड मेंटेनेंस अलग करना पड़ेगा। API गेटवे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ सिस्टम, है ना। So in circumstances, the front-end web application concentrates only on one endpoint where the API gateway knows about routing these particular API requests into correct services। ठीक है, तो इस सर्कमस्टेंस में
जो फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन होगा वो कॉन्सेंट्रेट करेगा सिर्फ एक एंड पॉइंट पे, जहाँ पे एपीआई गेटवे knows about routing these particular API requests into correct services. Okay, moreover API gateway handles gateway जो होता है वो हैंडल करेगा ऑथेंटिकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर ना लॉग इन कर सके। फ्रंट एंड मेंटेनेंस है, ऐसे में फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन सिर्फ वन एंड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है ना। तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर में बेसिकली होता क्या है कि सारी बाइनरीज, लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ एक ही पैकेज में बंडल्ड होता है और रन किया जाता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में वी हैव हैवीनेस, है ना, हैवीनेस होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोनोलिथ, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्यू बोथ आर्किटेक्चर्स बेनिफिट्स, है ना। तो वी वुड स्टिल हैव स्लो डिप्लॉयमेंट भी होता है और पुअर स्केलेबिलिटी भी होती है ना। इतना स्केलेबल नहीं है, ज़्यादा यूजर्स और नहीं हम ऐड कर सकते, और डिप्लॉय करने में भी टाइम लगता है। बट वी हैव एडेड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिमूव्ड आइसोलेशन बिटवीन सर्विसेज। तो हमने क्या किया है, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की है और आइसोलेशन हटा दिया। तो हियर इन दिस केस द टीम वुड अडॉप्ट न्यू टूलिंग, नए टूल्स को ऐड करेंगे इस केस में, है ना, स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और स्लो डिप्लॉयमेंट को वो करने के लिए। रीबिल्ड करेंगे एप्लीकेशंस टू टॉलरेट द डायनामिक एंड ट्रांजिएंट वर्ल्ड, फिर से बनाया जाएगा सारी चीज़ें और कंटेनर्स वो ऐड किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक और फिर आया, उसके बाद सबसे पहले आया मोनोलिथ आर्किटेक्चर, फिर आया डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ, फिर आया है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसमें आप देख रहे हैं सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली डेटाबेस से इंटरलिंक्ड हैं और एपीआई से सभी कनेक्टेड हैं। तो SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डिफाइंस अ वे टू मेक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रीयूजेबल एंड सर्विस इंटरफेस। तो इसे क्यों बनाया गया, जिससे कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो फिर से यूज कर सकें, है ना, रीयूजेबल हो सकें। So these interface utilize common communication standards in such a way that they can be rapidly incorporated into new applications without having to perform deep integration each time. तो ये कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं, है ना। तो each service in a SOA embodies the code and data integration required to execute a complete discrete business function. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो बैंक्स में होती हैं चीज़ें, लोन कैलकुलेट करना, कस्टमर क्रेडिट आना, ये सारी चीज़ें डिस्क्रीट फंक्शन, बिजनेस फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसके लिए SOA यूज़ किया जाता है। अब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, द सर्विस इंटरफेस प्रोवाइड लूज कपलिंग। सर्विस इंटरफेस जो होता है वो लूज कपलिंग, यानी ज़्यादा कपलिंग का मतलब होता है एक दूसरे से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे कनेक्टेड है, क्या रिलेशनशिप है, वो लूजली कपल्ड होता है। मीनिंग दे कैन बी कॉल्ड, है ना, उन्हें कॉल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। लिटिल और नो नॉलेज ऑफ हाउ द इंटीग्रेशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडरनीथ। The services are expressed using standard protocol, है ना, standard protocols को use किया जाता है। HTTP hypertext transfer protocol होता है, JSON होता है ना, to send a request to read or change data. The services are published in a way that enables developer to quickly find them and reuse them to assemble new application. Service जो होती है वो publish की जाती है और डेवलपर्स जो होते हैं उन्हें क्विकली रीयूज कर सकते हैं ना। ये बेनिफिट्स हैं SOA के कंपेयर टू द आर्किटेक्चर सेट। हाँ, द एफिशिएंसी ऑफ असेंबली एप्लीकेशंस, assembling applications from reusable services interface rather than rewriting and reintegrating with every new development project enables developers to build application much more quickly in response to new business opportunities। यानी कि डिप्लॉय फॉर जल्दी हो जाता है सॉफ्टवेयर जो कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है ना। रीयूजेबल सर्विस इंटरफेस होते हैं, ऐसे सर्विस इंटरफेस होते हैं जिन्हें हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है क्योंकि इसे हम जल्दी से हम बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ability to leverage legacy functionality in new market. A well-crafted SOA enables developers to easily take functionality logged in one computing platform
or environment and extend it to a new environment and markets. For example, many companies have used SOA to expose functionality from mainframe based financial system to the web, enabling their customers to serve themselves to process and information to previously accessible only though direct interaction with the company's employees or business partner. तो वेल क्राफ्टेड एसओए इनेबल करता है कि अम, कई सारी जो कंपनीज होती हैं ना तो उसमें भी ये यूज होता है फाइनेंशियल सिस्टम्स और इन सब improved collaboration between business and IT. In an SOA, services can be defined in business terms. है ना तो कोई भी इंश्योरेंस कोड को जनरेट करना है, ROI को रीजनरेट करना है, इन सारी चीज़ों में ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यूज होता है। नेक्स्ट है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जो आजकल के जो एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो इन सब पे ही बना होता है। किस पे? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो होता है वो एक एप्लीकेशन स्कोप कंसेप्ट है। It enables internals of single application to be broken up into small pieces that can be independently changed, scaled and administered. इसको आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि एक एप्लीकेशन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली जिन्हें चेंज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्केल यानी बढ़ा सकते हैं और उन्हें मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इट डज नॉट डिफाइन हाउ एप्लीकेशन टॉक टू वन अनदर, कैसे एप्लीकेशन बात करते हैं एक दूसरे से। दैट वी आर बैक ऑफ द एंटरप्राइज स्कोप ऑफ द सर्विस इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय एसओ। बेसिकली एक बड़ा सा एप्लीकेशन है, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड है जो कि फर्दर स्केल कर दिया जाता है, एडमिनिस्टर करा जाता है और चेक किया जाता है ना सारे पीसेस। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं, गेन्ड स्टीम विद द राइजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड DevOps। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का आजकल बहुत यूज में है। क्यों? क्योंकि एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिस का, एजाइल यानी क्विकली, आपको मैंने पहले भी बताया था, एक SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का है एक मॉडल, जिसमें बहुत ही क्विकली फीडबैक के अकॉर्डिंग एक मॉडल बनाया जाता है सॉफ्टवेयर का। DevOps है, वी विल स्टडी अबाउट DevOps। DevOps पे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी मेथडोलॉजी है जिससे हम सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं, तो वो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर करियर में, और बहुत ज़्यादा हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज इन दीज कॉन्टेक्ट्स अराइज फ्रॉम द कंप्लीट डीकपलिंग ऑफ द कंपोनेंट विच सिंप्लीफाइज एंड इम्प्रूव्स द फॉलोइंग। तो एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या है कि डीकपलिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, developers agility and productivity. Microservices enable developers to incorporate new technologies to one part of the application without catching up the rest of the application. तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी को अपन को यूज़ करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो अपन यूज़ कर सकते हैं बिना चेंज किए पहले की एप्लीकेशन में। एनी कंपोनेंट, कोई सा भी कंपोनेंट मॉडिफाई किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है और डिप्लॉय किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, है ना, क्योंकि हमने एप्लीकेशन को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, फिर उसे अलग अलग हम स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें करी जा सकती हैं। और हम अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल HTML5 आ गई है, तो किसी पर्टिकुलर पेज को हमें मॉडिफाई करना, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, माइक्रो सर्विसेज कैन take maximum advantage of cloud scalability. Any component can be scaled independently of the others for the fastest possible response to workload demands and the most efficient use of computing resources. माइक्रो सर्विस जो है वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सकता है क्लाउड स्केलेबिलिटी का, कि उसमें कोई सा भी कंपोनेंट जो हो सकता है वो स्केल किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, है ना, for the fastest possible response and all independently of the others for the fastest possible response to workload demands and कोई भी हम पार्ट को स्केल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना, और सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं।
बढ़ा सकते हैं, यानी और यूजर्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक फायदा है, जो कि नेटफ्लिक्स में यूज किया गया है ना, कि नेटफ्लिक्स में कितने भी सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, कितने भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो दैट हैज बीन डन। Of resilience. We'll talk about resilience now. Again, then, thanks to decoupling, the failure of one microservice does not impact the others. है ना, एक microservice फेल हो गया तो वो दूसरों को नहीं इफेक्ट करेगा, कैन परफॉर्म टू इट्स ओन अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट विदाउट स्टेकिंग द अदर component of the entire application to the greatest अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो बेसिक एडवांटेज क्या है इसके? स्केलेबिलिटी है, जितने नंबर ऑफ यूजर्स को हम ऐड कर सकते हैं और अच्छे से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। रिजिलियंस मतलब अगर एक पार्ट कोई फेल होता है तो इट विल नॉट अफेक्ट योर होल एप्लीकेशन, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स विल वर्क प्रॉपर्ली। एजिलिटी यानी जल्दी से डेवलप हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है और टेस्ट हो जाता है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के, एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, डिवॉप्स, ये सब। तो हम डिवॉप्स को अच्छे से थॉरली पढ़ेंगे बिकॉज इट इज ऑफ हाई यूसेज। सो ये सारे थे हमने जो इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ा। सबसे पहले आया था, मैं रिवाइज करा देती हूँ, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मतलब सिंगल कंपोनेंट, मोनो नाम से ही पता चल रहा है। फिर आया डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथिक, जो कि लोड कहीं कहीं ज्यादा हो रहा था तो उसे बढ़ाया गया उसकी हेल्प से। फिर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आया, उसके बाद माइक्रो सर्विस आया। तो करंट यूसेज जो हो रहा है वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का हो रहा है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, आगे आपके काम आएगा। आप आगे DevOps के सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, टूल्स लर्न कर सकते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं होती और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स आर एवरीवेयर। आफ्टर पेंडेमिक बहुत ज़्यादा IT में रिवॉल्यूशन आया है, तो सब लोग वही चीज़ें, टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन सब के बारे में पढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। थैंक यू एंड don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Thank you.